प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद या आर्टिकल्स हमने लिख लिए थे और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, आज हम बात करेंगे अबाउट पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। लिख लीजिए राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक नॉर्मल पावर्स, एक सामान्यकालीन शक्तियां, और एक इमरजेंसी पावर्स या एक होती है आपातकालीन शक्तियां। ये दो प्रकार की पावर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सामान्य काल की शक्तियों के बारे में या सामान्य शक्तियों के बारे में। नॉर्मल पावर्स या सामान्य शक्तियां। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट नॉर्मल पावर्स या सामान्य शक्तियों के बारे में। सबसे पहले लिखिए एग्जीक्यूटिव पावर्स। सामान्य शक्तियों में ही सबसे पहले लिखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यकारी शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यकारी शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर्स या कार्यकारी शक्तियां सबसे पहले लिखेंगे एज पर आर्टिकल 53, जो कि हम पहले से लिख चुके हैं। लिखिए एज पर आर्टिकल 53, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट अगला लिखेंगे जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लिखिए भाई, क्योंकि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में ही निहित होती है, संघ की कार्यपालिका का हेड ही कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। इसीलिए लिखेंगे एज पर आर्टिकल 77 अनुच्छेद 77 के तहत, एज पर आर्टिकल 77 या अनुच्छेद 77 के तहत द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन इज रन बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। पहले भी लिखा था, अनुच्छेद 77 के तहत संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के ही नाम से चलाया जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन इज रन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे एज पर आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के तहत, एज पर आर्टिकल 75 या अनुच्छेद 75 के तहत लिखिए प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स, बताओ यार, रिपीट। अरे यार हद हो गई, मतलब मैं इमला थोड़ी बोल रहा हूं, है ना। जो मैंने समझाने की कोशिश की, अगर वो आपको समझ में आ गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको लिखने से नहीं रोक सकती। मैंने आपको क्या कहा समझिए पहले। यदि आप इंग्लिश मीडियम के अंग्रेज हैं, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया? प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद एन एडवाइस ऑफ पीएम। अब खुद बताइए कि भाई साहब इसमें रिपीट क्या करना है। और दूसरी लाइन में मैंने कहा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। सारी की सारी चीज तो यहां पर लिखी है। अब यदि आप मेरी बताई हुई बात को भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, ना तो इंग्लिश में ना तो हिंदी में, तो आप मुझे खुद बताइए भैया आप किस मीडियम के स्टूडेंट हैं। ऐसे कैसे होगा सिलेक्शन, है ना। ऐसे कैसे होगा सिलेक्शन मेरे भाई। सर जी लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी लिखवा दीजिए। ओ माय गॉड, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जी। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। भारत का राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। भारत का राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब मुझे जल्दी से बता दीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये तो हमने लिख लिया, आर्टिकल 75 में है ही। इसके अलावा भी भारत के कई पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सबसे पहले लिखेंगे गवर्नर्स, राज्यपाल। सबसे पहले लिखेंगे गवर्नर्स या राज्यों के राज्यपाल। दूसरा लिखिए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश।
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अगला लिखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अगला लिखिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता। नेक्स्ट सीएजी, कैग जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद लिखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त। इसके बाद लिखेंगे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो पता ही है यूपीएससी। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। अगला लिखिए चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का अध्यक्ष। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का अध्यक्ष। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बाद क्या बोले थे, मैंने कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग का अध्यक्ष। इसके बाद लिखेंगे हेड्स ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, सैन्य बलों के प्रमुख। सैन्य बलों के प्रमुख। हेड्स ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस या सैन्य बलों के प्रमुख। इसके बाद लिखिए चेयरमैन ऑफ एससी एसटी कमीशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष। चेयरमैन ऑफ एससी एसटी कमीशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट लिखेंगे चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। और लिखेंगे एम्बेसडर्स इन द एम्बेसीज, लिखेंगे दूतावासों में राजदूत। एम्बेसडर्स इन द एम्बेसीज यानी कि दूतावासों में राजदूत। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद दूसरा लिखिए मिलिट्री फोर्सेस, लिखेंगे मिलिट्री पावर्स या हिंदी में लिख सकते हैं सैन्य शक्तियां। मिलिट्री पावर्स या सैन्य शक्तियां। मिलिट्री पावर्स या सैन्य शक्तियां। लिखिए प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति ही सभी सैन्य बलों का प्रधान होता है। भारत का राष्ट्रपति ही सभी सैन्य बलों का प्रधान होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ ऑल द मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी सैन्य बल होते हैं। भाई ये तो आप जानते होंगे। चलिए मुझे बताइए जल्दी से, भारत में फोर्स या बल कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से बताइए। भारत में फोर्स या बल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही बढ़िया, कई सौ आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। और कई सौ आंसर्स में से ठीक है केवल 3 लोग हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया है। देख लीजिए आप लोगों के हालात, ठीक है, देख लीजिए आप लोगों के हालात कहां तक पहुंच चुके हैं कि कई सौ आंसर्स में से केवल और केवल मेरे पास 3 सही उत्तर आए हैं। ठीक है, आज के बाद यदि कोई आपसे ये सवाल पूछे, ठीक है, तो नालायकों की तरह 3 मत बोलना, आज के बाद समझदारों की तरह 2 बोलना। भारत में 2 प्रकार के बल होते हैं या 2 प्रकार की फोर्सेज होती हैं। एक कहलाती है मिलिट्री फोर्स, ठीक है, और एक कहलाती है पैरामिलिट्री फोर्स। हिंदी में ये कहलाते हैं सैन्य बल और ये कहलाते हैं अर्ध सैन्य बल।
कुछ गधे तो यहाँ पर 8 भी लिख रहे थे, पता नहीं किस हिसाब से भाई साहब, भगवान भला करे यार तुम्हारा। अरे भाई स्कूल नहीं है ये, कॉलेज नहीं है, एक रात पढ़कर ग्रेजुएट नहीं होने वाले यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। रोज एक ही बात समझाई जाती है, इतना आसान नहीं है जितना समझ रहे हैं। मिलिट्री फोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स, ठीक है। जो मिलिट्री फोर्स है, मैंने अभी आपसे कहा कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया, कहने का मतलब जो भारत की मिलिट्री फोर्स है, जो सैन्य बल है, ठीक है, उसका तो प्रधान कौन हो गया? भारत का राष्ट्रपति। वो तो राष्ट्रपति के ही अंतर्गत आती है, और क्योंकि राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है इसलिए ध्यान रखेंगे केवल राष्ट्रपति को ही पावर है, केवल राष्ट्रपति के ही पास शक्ति है कि वो युद्ध प्रारंभ होने की या समाप्त होने की घोषणा कर सकता है। लिखेंगे ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर, ओनली प्रेसिडेंट हैज द पावर टू स्टार्ट और टू स्टॉप द वॉर। युद्ध की शुरुआत और युद्ध का समापन करने की घोषणा का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो आप जानते हैं कि जो मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है, और जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती हैं हमारी, जो हमारे अर्ध सैन्य बल होते हैं, ये आते हैं किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत। देश की आंतरिक शांति को कायम रखने का काम पैरामिलिट्री करती है, और देश की बाहरी शांति को कायम रखने का काम मिलिट्री करती है। और आप जानते हैं मिलिट्री फोर्सेस में आ गई इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, भारतीय जल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या भारतीय सेना। और यदि हम पैरामिलिट्री की बात करें तो आप जानते हैं इसमें CRPF आ गई, CISF आ गई, ITBP आ गई, BSF आ गई, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? पैरामिलिट्री में आ जाते हैं। तो राष्ट्रपति ही हमारे देश की मिलिट्री फोर्सेस का प्रधान होता है, और हमारे देश और राष्ट्रपति को ही अधिकार है कि वह युद्ध की शुरुआत या युद्ध के समापन की घोषणा कर सकता है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे, लिखेंगे इसी में आगे, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट, ओनली पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द डिफेंस, रक्षा से संबंधित सभी विधियां बनाने का अधिकार। MHA का फुल फॉर्म बहुत ही बढ़िया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हिंदी में लिख ले यार, अंग्रेज बनने की क्या जरूरत है? गृह मंत्रालय लिख ले, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू द डिफेंस, रक्षा से संबंधित सभी विधियां बनाने का अधिकार केवल संसद को है। इसके बाद लिखेंगे फॉरेन पावर्स या वैदेशिक शक्तियां। लिखिए फॉरेन पावर्स या वैदेशिक शक्तियां। फॉरेन पावर्स या वैदेशिक शक्तियां, लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन। एक मिनट रुकेंगे। हाँ जी, लिखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हिंदी में लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत का राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत का राष्ट्रपति ही राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। अगला पार्ट लिखेंगे ऑल इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज, ऑल इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज आर डन बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। लिखेंगे सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियां, सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियां राष्ट्रपति के ही नाम से की जाती हैं। सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियां राष्ट्रपति के ही नाम से की जाती हैं। ऑल इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज आर डन बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बाद लिखिए जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। लिखेंगे जुडिशियल पावर्स या न्यायिक शक्तियां, लिखेंगे एज पर आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, एज पर आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत
प्रेसिडेंट हैज द पार्डन पावर, राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की शक्ति है। एज पर आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत प्रेसिडेंट हैज द पार्डन पावर, राष्ट्रपति के पास क्षमा दान करने की शक्ति है। और हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी पनिशमेंट, किसी भी दंड या किसी भी फैसले या किसी भी पनिशमेंट को कम कर देने का, बदल देने का, उसका ऑर्डर चेंज कर देने का या उसे माफ करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। भाई यदि राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाई गई किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं। इवन यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा भी सुना दी है या मृत्यु दंड भी दे दिया है तो मृत्यु दंड को भी माफ करने की पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कैपिटल पनिशमेंट या मृत्यु दंड की सजा को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। दैट इज द पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। यह राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति। सर फिर उसके रिगार्डिंग कोई कमेटी नहीं बैठेगी? हर चीज में कमेटी बिठानी जरूरी नहीं है मेरे भाई, हर चीज में कमेटी बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति अपनी क्षमा दान करने की जो शक्ति है इसका प्रयोग अपने विवेक से करता है। कहने का मतलब ये केवल और केवल राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो फांसी की सजा या मृत्यु दंड को माफ करता है या नहीं करता, या किसी भी सजा को माफ करता है या नहीं करता है। इसके लिए वो किसी से सलाह नहीं लेता है। वैसे तो राष्ट्रपति अपना हर काम अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, लेकिन क्षमा दान करने की शक्ति राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है जिसमें वो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है, खुद अपने दिमाग से ये डिसाइड करता है कि वो क्षमा दान करेगा या नहीं करेगा। किसी ने यूज की है पार्डन पावर? जी बहुत बार की है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने भी की थी, पार्डन पावर यूज। श्री राजीव गांधी हत्याकांड के जो आरोपी थे जिन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, उन सभी की मृत्यु दंड की सजा माफ करी थी डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, एज पर आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, एज पर आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत। एज पर आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंट हैज द पावर टू टेक एडवाइस। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू टेक एडवाइस फ्रॉम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति निहित है। बहुत ही बढ़िया, वो तो कांग्रेस पहले ही माफ कर दिया था। बेटे कांग्रेस कौन होता है माफ करने वाला? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि माफ करने की शक्ति केवल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, तो कांग्रेस कैसे माफ कर देगी? धनंजय मेरे भाई इतनी ज्यादा पढ़ाई मत करो, नहीं तो डॉक्टर बन जाओगे। मैंने कहा कि क्षमा दान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है, तो इसमें कांग्रेस कहां से आ गई ये बताइए? आप कह रहे हैं कि वो तो कांग्रेस ने पहले ही माफ कर दिया था। और मुझे तो नहीं लगता कि जो राष्ट्रपति होते हैं है ना वो कांग्रेस या बीजेपी के होते हैं। कुछ सोचिए आप। तो एज पर आर्टिकल 143 देयर इज अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू टेक एडवाइस फ्रॉम चीफ जस्टिस। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, लेजिस्लेटिव पावर्स, विधायिक शक्तियां। लिखिए लेजिस्लेटिव पावर्स या विधायिक शक्तियां। लेजिस्लेटिव पावर्स या विधायिक शक्तियां। सबसे पहले लिखेंगे एज पर आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 के तहत अगर राष्ट्रपति किसी की हत्या कर दे तो क्या होगा? जिसकी हत्या करेगा वो मर जाएगा भाई। यही होगा ना भाई, जब कोई किसी की हत्या करेगा तो जिसकी हत्या होगी वो इस दुनिया में नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। मतलब खुद अपने मन से राष्ट्रपति के द्वारा कुछ भी करवा देते हो है ना, और कुछ नहीं मिला तो चलो राष्ट्रपति से किसी की हत्या करवा देते हैं। अभी थोड़ी देर में पूछेगा कि भाई साहब राष्ट्रपति अगर किसी की पॉकेट मार ले फिर क्या होगा, है ना? भाई हमारी मर्जी से अगर राष्ट्रपति ने चलना होता तो हम पता नहीं राष्ट्रपति से क्या क्या करवा देते। नहीं बताइए। एक और खतरनाक सवाल आ रहा है यहाँ पर, सर पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं ऐड किया जा रहा है? बहुत ही बढ़िया। जब आपकी इकोनॉमी की क्लास होगी ना, जब भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास होती होगी तब ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछते होंगे। पॉलिटी की क्लास में आप इकोनॉमी के क्वेश्चन पूछते हैं, इकोनॉमी की क्लास में ज्योग्राफी पूछते होंगे, ज्योग्राफी में इतिहास के सवाल करते होंगे, है ना? सर क्या सुप्रीम कोर्ट किसी की सजा माफ कर सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनर्विचार करने का अधिकार होता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी फैसला सुनाया है तो वो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, उस फैसले को रिव्यू कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है सजा माफ करने का। सुप्रीम कोर्ट तो सजा सुनाने का काम कर रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट का तो काम होता है आरोपी को आरोपी सिद्ध करना, आरोपी घोषित करना, और यदि वो आरोपी है तो डेफिनेटली उसको दंड देने का प्रावधान भी किसका होगा? न्यायालय का होगा, कोर्ट का होगा। लेकिन यदि किसी को दंड दे दिया गया है तो वो चाहे तो राष्ट्रपति से क्या कर सकता है? प्ली कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकता है। और यदि वो क्षमा मांगता है या याचना करता है राष्ट्रपति से तो ये राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसे माफ करे या ना करे। लेकिन यदि राष्ट्रपति उसे माफ कर दे, यदि उसकी फांसी की सजा को कैंसिल कर दे या रोक दे या फिर पूरी तरीके से क्या कर दे, उसको चेंज कर दे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी नहीं है, वो आरोपी तो है, लेकिन राष्ट्रपति की रहमो करम से उसको माफी मिल गई है। जी लेजिस्लेटिव पावर्स में लिखेंगे एज पर आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 के तहत लिखेंगे
प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि हम सब जानते हैं अनुच्छेद 79 या 79 में है संसद, पार्लियामेंट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारी संसद है वो किसके से मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर ही क्या बनी होती है? संसद या पार्लियामेंट। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। प्रेसिडेंट हैज द पावर, प्रेसिडेंट हैज द पावर, प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर सेशंस। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू कॉल बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फॉर सेशंस। लिखेंगे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाता है। सर जीएस स्पेशल एसएससी सीएचएसएल में काम आएगा ना? नहीं मेरे भाई, मास्टर शेफ में काम आएगा, इंडियन आइडल में काम आएगा और इंडियाज गॉट टैलेंट में काम आएगा। अरे मेरे भोले भंडारी, तूने तो नाम भी मेरे वाला रखा हुआ है अभिषेक। तो मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे मित्र अभिषेक, बेटे जब आप जीएस स्पेशल पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपको सीएचएसएल में काम आएगा यार। इसीलिए तो आपको जीएस स्पेशल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जीएस तो सीएचएसएल में भी आएगी। कहाँ रह गए आप? हाँ, केबीसी में तो जरूर काम आएगा भाई, बिल्कुल काम आएगा केबीसी में। तो हम सब जानते हैं अनुच्छेद 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति ही संसद के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुलाता है। आप जानते हैं ना पार्लियामेंट में क्या होते हैं? सेशंस होते हैं, सत्र होते हैं। जैसे लास्ट मॉनसून सेशन हुआ था, मॉनसून सत्र हुआ था। अब राष्ट्रपति के द्वारा क्या बुलाया जाएगा? विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र। जब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और वहां पर सेशंस चलेंगे, सत्र चलेंगे, बहस चलेगी। ये किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। लेकिन दो सेशंस के बीच में 6 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब ये कंपलसरी होता है राष्ट्रपति के द्वारा कि 6 महीने में मिनिमम एक बार, 6 महीने में मिनिमम एक बार तो पार्लियामेंट में सेशन करवाना ही करवाना है। सर बैंक में काम आएगा ये सब? नहीं मेरे भाई, ना तो बैंक में हिस्ट्री आती है ना ही पॉलिटी आती है। बैंक में काम नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 86 अनुच्छेद 86। आर्टिकल 86 अनुच्छेद 86। इसमें है, लिखिए, स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। और इसी के बाद लिखेंगे आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 और इसमें लिख लीजिएगा स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। स्पेशल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट, राष्ट्र और संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। फर्क क्या है भाई? आप जानते हैं अनुच्छेद 86 के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद को एड्रेस करता है, संसद को संबोधित करता है। मेरे पापा कपिल शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं, सिर्फ वो तभी हंसते भी हैं और हम उनको शो लाइव दिखाना चाहते हैं। ओके, फीस भी देने को तैयार है। कुछ पैसे मैंने कलेक्ट किए पर बाद में पता चला फीस नहीं लगती। जी हाँ, बिल्कुल फीस नहीं लगती। सौम्या, इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। तो कैसे करें सर? प्लीज मेरा कमेंट रीड मत करिएगा। अरे ये तो अच्छी बात है, आपने अगर ये कहा कि आप वहां पर जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और कमेंट रीड क्यों ना करिएगा? आपको दुनिया से डर लगता है? कमाल की बात है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो यदि हमने कोई बात जबान से निकाली है तो फिर हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। आप मुझे, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे जाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज सेंड करेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आपके पिताश्री कैसे वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, अब आप बहुत जल्दी वहां पे पहुंच जाएंगे। एक आदमी कह रहा है सर आप केबीसी में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते, आपको तो बहुत नॉलेज है। अरे मैं केबीसी में चला गया तो फिर करियर बिल पर तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा अगर मैं केबीसी में चला गया? और तुम्हें तो पता ही है अगर मैं केबीसी में चला गया तो भाई साहब लगभग मैं 50 लाख या 1 करोड़ रुपए तो जीत ही लूंगा। अब खुद सोचिए अगर मैंने 1 करोड़ रुपए जीत लिया तो फिर मैं, है ना, कम से कम एक वर्ल्ड टूर तो करके आऊंगा, यूरोप तो घूम के आऊंगा कम से कम 4-5 महीनों के लिए। तो आप खुद सोचिए फिर आप लोगों का क्या होगा। इससे बढ़िया है कि आप मुझे यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, मुझे करोड़पति बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सारे के सारे लोग सफल हो जाइए, वही मेरे लिए करोड़ों के समान हो जाएगा। एक आदमी कह रहा है कि सर फिर फ्री में कोचिंग करा देना। ये जो आप कर रहे हो ना ये फ्री के ही समान है ना, ये तो आपको पता ही है। ये जो आपने फीस यहाँ पर दी है करियर बिल को, वो बिल्कुल फ्री के ही समान है, क्योंकि आप भी जानते हैं और हम तो खैर डे1 से ही जानते हैं, इतने कम फीस में इस कंटेंट और इस स्टैंडर्ड के साथ पढ़ाई आप और कहीं नहीं कर सकते हैं, ना ही आपने आज तक की है। इसलिए हमारी महानता तो आप भी जानते हैं और सारा जग जानता है, लेकिन आप सारे के सारे लोग सक्सेसफुल होंगे तो वही हमारे लिए करोड़पति बनने के समान होगा। इसलिए केबीसी के बारे में सोचने से बेटर मैं आपके बारे में सोचना ज्यादा प्रेफर करूंगा। आर्टिकल 86 में मैंने कहा संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, और आर्टिकल 86 में मैंने कहा संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और यदि संसद में राष्ट्रपति अभिभाषण दे रहे हैं, संसद को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति संसद में जाते हैं।
लेकिन ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति संसद में केवल 3 मौकों पर जाते हैं। ऐसे केवल 3 मौके होते हैं जब राष्ट्रपति संसद में जाते हैं और उस सत्र की शुरुआत ही राष्ट्रपति के संबोधन से होती है, अभिभाषण से होती है। ठीक है, 2 मौके। सबसे पहला मौका जब साल का सबसे पहला सेशन, सबसे पहला सत्र राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। कहने का मतलब जब राष्ट्रपति बुलाता है बजट सेशन या बजट सत्र, पहला मौका। आपकी इस बैच की वीओडी से ओके लोअर पीसीएस में 80% क्वेश्चन आया था, फिर तो पैसा वसूल हो गया होगा यार, है ना। अगर 80% भी आ गया तो फिर तो पैसा वसूल हो गया होगा। फिर तो आप ये कभी नहीं कहेंगे कि भैया करियर वेल वाले तो लुटेरे हैं, जैसे कुछ गधे यहाँ पर लिखकर भेजते भी हैं। तो सबसे पहला होता है बजट सेशन, यानी कि साल का सबसे पहला सत्र। ठीक है, इसके बाद जब प्रत्येक 5 वर्ष के बाद हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, नई सरकार का गठन होता है, नई सरकार बनती है, तो जब नई सरकार का सबसे पहला सेशन होता है, ध्यान रखेंगे फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, नई सरकार का प्रथम सत्र, तो भी राष्ट्रपति का क्या होता है, अभिभाषण होता है। लेकिन मैंने कहा राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल 87 में ये तब होगा, है ना, ये तब होगा जब राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाएगा जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। तो अब आप सोचेंगे संयुक्त अधिवेशन क्या है भाई, लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ संयुक्त अधिवेशन या जॉइंट सेशन के लिए बुलाना ही क्या है, जॉइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन। ये है वो कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स या फिर विधायिक शक्तियां जो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है या राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो हमने राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में 5 प्रकार की शक्तियां कवर कर ली है। कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे, कहानी कंटिन्यू रहेगी। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होती है तो हम फिनिश करेंगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति की। हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति।